हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है बेटा आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को एक बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए। यहाँ जितना कंटेंट है सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है और आपकी प्रिपरेशन को ये बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। जितनी यहाँ पर वोकैब मिलेगी सारी एग्जाम ओरिएंटेड है और जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं। क्लास को देखते देखते ही आपको सारे के सारे वर्ड्स रट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। क्लास के बेनिफिट्स देखिए। स्टार्टिंग के फर्स्ट पोर्शन में हम कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। देन हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि भाई ये वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। आगे हम कवर करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो कि आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। और सारा कुछ मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वो आप अभी देख लेना, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे, डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और साथ के साथ आपका माइंड सेट भी आपका साथ में चेंज होगा, क्योंकि द हिंदू में बहुत अच्छे अच्छे ये एडिटोरियल होते हैं जो कि आपकी सोच को भी बदलते हैं। आपकी इंग्लिश तो साथ के साथ इंप्रूव होती ही है, आपका सोच भी बदलता है, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। आगे हम कवर करेंगे कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी अच्छी प्रैक्टिस है और बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर आपको मिलेंगे जैसा कि आप एग्जाम में देखते हैं। आपको लगेगा कि आप एक पूरा क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैराजंबल। आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना। क्लोज टेस्ट में तो समझ में ही नहीं आता है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और पीक्यूआरएस में कई बार सीक्वेंस नहीं आता है। मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और साथ में जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद भाई साहब यहाँ पर भी इस पोर्शन में भी आप फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और फोर्थ पोर्शन में हम कवर करते हैं, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। जितना आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ा है, जितने भी आइटम्स वोकैब के आपने कवर किए हैं, पढ़े हैं, आज की तारीख में सबको हम करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस। इसके बाद तो भाई चीज़ें रट जाती हैं, नो डाउट। एसएससी के जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए क्लास बनी है, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएस या स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। और अगर आपकी लैंग्वेज कमज़ोर है, आपको लिखना नहीं आता, आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, फिर आप यूपीएससी में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ जाओगे और आप कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो लैंग्वेज तो सबसे पहला काम है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, अपनी लैंग्वेज को मजबूत करना। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है भाई आपकी प्रैक्टिस को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए, और पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास होती है ये, क्योंकि इसके रीज़न से देखो, पहला तो यहाँ पर भाई साहब आप वोकैब कवर करते हो, सेकंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो जाती है, थर्ड यहाँ पर आप ग्रामर पढ़ लेते हो, फोर्थ यहाँ पर आप क्लोज टेस्ट हो जाता है, फिफ्थ यहाँ पर पीक्यूआरएस हो जाता है, सिक्स्थ यहाँ पर साथ के साथ ट्रांसलेशन हो रही है, सेवन्थ यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि 10 के आसपास क्वेश्चन एडिटोरियल वाले सेक्शन में हैं और 25 के आसपास वहाँ, तो 35 प्लस क्वेश्चंस डेली बेसिस पर आप इंग्लिश के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगा रहे हो। तो सोचो आप कुछ महीने में आपकी वोकैब, ग्रामर, रीडिंग, ओवरऑल इंग्लिश कहाँ पहुँच जाएगी। चलिए भाई आप खुद देखिएगा, खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये क्लास पूरे यूट्यूब पर बेस्ट है या नहीं, और कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं अब। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है इम्पास से। नाउन होता है, गतिरोध या फिर रुकावट को बोलते हैं इम्पास से। अ सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस इज ब्लॉक्ड, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोग्रेस ब्लॉक है, रुकी हुई है, या फिर उसको आप डेडलॉक भी बोल सकते हो। वर्ड को ध्यान से देखेंगे, इम्पास से, तो वर्ड है आई एम पास, कि भाई आई एम पास तो मतलब मैं तो पास हो गया और कोई पास नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसको रुकावट आएगी, गतिरोध आएगी, बाधा आएगी। तो इम्पासे का मतलब होता है बाधा, रुकावट, ठीक है। तो इमेजिन करें आप ट्रैफिक जैम, तो ट्रैफिक जैम में क्या कोई पास ही नहीं कर सकता, तो वो क्या इम्पास है, मैं तो पास हो गया लेकिन दूसरा कोई वहाँ से पास नहीं हो सकता, वहाँ से कोई निकल नहीं सकता, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है पासर, उसका मतलब होता है पास करना। आई एम तो नेगेटिव वर्ड है, तो आई एम मतलब नॉट और पास मतलब कैन नॉट पास।
जिस चीज़ से कोई पास नहीं कर सकता, जिससे कोई पार नहीं जा सकता, वो बाधा ही तो होती है, बाधा से पार नहीं जा सकते। तो इम्पास का मतलब समझ में आ गया होगा अभी, बाधा को बोलते हैं। टॉक्स एंडेड इन एन इम्पास विद नाइदर साइड अग्री। तो टॉक्स जो थी, बातचीत जो चल रही थी, वो एंड हुई किस चीज़ में, एक इम्पास में एंड हुई, मतलब एक रुकावट हो गई। विद नाइदर साइड अग्री, कोई सी भी साइड ने अग्री नहीं किया। डेडलॉक, स्टेलमेट और स्टैंड स्टिल, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स, और तीनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे। डेडलॉक भी, स्टेलमेट भी और स्टैंड स्टिल, मतलब क्या, रुकावट है, गतिरोध है, वहाँ से कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा, चीज़ें हल्ट कर गई हैं। एंटोनिम्स रहेंगे एग्रीमेंट, ब्रेक थ्रू और प्रोग्रेस, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट, अगला वर्ड स्टबोर्न, एडजेक्टिव होता है, जिद्दी को या फिर हठी को बोलते हैं स्टबोर्न। अनविलिंग टू चेंज ओपिनियन और एटीट्यूड डिस्पाइट रीजन, कोई व्यक्ति है अपना ओपिनियन या अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर रहा, चाहे कितने भी रीज़न दे दो, कितना बहला फुसला लो, लेकिन अपने ओपिनियन को, अपने रुख को चेंज नहीं कर रहा, बिल्कुल जिद्दी है, हटी है, अड़ गया है। स्टक मतलब फंस गया, और बोन, स्टक बोन, स्टक बोन, स्टक बोन, ठीक है, इस तरीके से याद करो इसको, स्टक बोन मतलब पैदाइश ही ऐसा है, बिल्कुल चिपक जाता है एक चीज़ पर कि बस अब जो करना है तो करना है। तो स्टक बोन मतलब चिपक जाता है। बॉन्ड टू स्टिक टू ऑन ओपिनियन, अपने ही ओपिनियन पर चिपक जाएगा, जो मन में ठान ली उसको करेगा, तो स्टेबोन होता है। और स्टोन बर्न भी बहुत समझ सकते हो उसको, मतलब कि पत्थर हो जाता है बिल्कुल, कि जैसा करना है वैसा ही करना, पत्थर हो गया, उसको कोई हिला नहीं सकता, लाइक स्टोन डजंट बेंड, स्टेबोन। ओके, द चाइल्ड वॉज टू स्टेबोन टू अपोलोजाइज, तो बच्चा कैसा था, बहुत ज़्यादा स्टेबोन था, एकदम हठी था। अपोलोजाइज यानी कि माफ़ी नहीं मांग रहा था। ऑब्स्टिनेट, हैड स्ट्रॉन्ग और एडामेंट, तीनों प्यारे वर्ड्स हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है सारा कुछ यार। ऑब्स्टिनेट एग्जाम में कितनी बार आया, हेड स्ट्रॉन्ग और अडामेंट कितनी बार आया भाई साहब, तो ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको अलग से एक नोटबुक में भी लिख लेना। एंटोनिम्स रहेंगे भाई, एक तरफ तो भाई हटी है, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, हेड स्ट्रॉन्ग और अडामेंट, एकदम अड़ गया है। दूसरी तरफ फ्लेक्सिबल है, झुक जाएगा, कॉम्प्लायंट है, आज्ञा का पालन कर सकता है, यील्डिंग, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप कॉम्प्लायंट और यील्डिंग को भी मार्क करिएगा। अगला वर्ड है वोर्टेक्स, नाउन होता है, बवंडर या फिर चक्रवात, एक बहुत बड़ा तूफान, उसको बोलते हैं वोर्टेक्स। अ whirling मास ऑफ एयर वाटर कोजिंग अ स्पायरल मोशन, एक ऐसा तूफान है जो स्पायरल मोशन में चल रहा है, ठीक है, चारों तरफ से हवा घूम रही है। तो वोर्टेक्स का मतलब वर्ल्ड टेक्स्ट, मतलब घूम रहा है, वोर्टेक्स, वर्ल्ड टेक्स्ट मतलब घूम रहा है। इमेजिन आ टेक्स्ट स्पिनिंग इन सर्कल, तो जैसे सर्कल में कोई चीज़ घूमती है वैसे हवा घूम रही है, तो वोर्टेक्स होता है। लैटिन वर्ड है वर्टर, इसका मतलब होता है मुड़ना, तो हवा बार बार मुड़ कर आ रही है, तो उसी से बना है वोर्टेक्स। द बोट वॉज कॉट इन अ डेंजरस वोर्टेक्स, तो बोट जो थी कहाँ पर फंस गई है, इन अ डेंजरस वोर्टेक्स, एक बहुत बड़ा तूफान है, समुद्र में तूफान आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, तो बोट वगैरह समुद्र में है, तो वहाँ पर तूफान आया है, वोर्टेक्स आया है, वहाँ पर बोट फंस गई है। वर्लपूल, मेलस्टॉर्म और एडी, ये तीनों जाते हैं सिनोनिम्स। इसमें से आप वर्लपूल का तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी आते हैं ना, वर्लपूल तो वो क्या, वो एक तूफान का नाम होता है, ठीक है। मेलस्टॉर्म और एडी, एडी को भी मार्क कर सकते हो। और एक तरफ तो बवंडर उठ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शोर शराबा है, दूसरी तरफ काम, एकदम शांत है, स्टिलनेस मतलब ठहराव है, और ट्रैंक्विलिटी, मार्क करो ट्रैंक्विलिटी को। चलिए भाई, अगला वर्ड है यूबिक्विटस, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी या फिर हर जगह कोई चीज़ मौजूद है। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, कोई चीज़ एक समय पर हर जगह मौजूद है, तो वो कैसी होती है, यूबिक्विटस, ठीक है, यूबिक्विटस। यू, बिग और क्विट, यूबिक्विटस, इस वर्ड को ध्यान से देखो, यू, बिग और क्विट, यूबिक्विट, तो यूबिक्विट क्या है कि कोई चीज़ इतनी बड़ी है, टू बिग टू क्विट, किसी चीज़ को छोड़ना बहुत बड़ा है, तो मतलब क्या, वो सब जगह मौजूद है, इसका मतलब तो फिर तो कोई चीज़ इतनी ज़्यादा, जो चीज़ सब जगह मौजूद होती है उसको छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, तो यू बिग क्विट, तो कोई चीज़ सब जगह मौजूद है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत बिग है उसको क्विट करना, तो यूबिक्विटस, जो चीज़ सब जगह मौजूद है। लैटिन वर्ड है यूबिक, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, सब जगह, तो जो चीज़ सब जगह मौजूद है वो बिग है, क्विट करना। मोबाइल फोन्स आर यूबिक्विटस टुडे, तो मोबाइल फोन्स कैसे हैं, यूबिक्विटस हैं, मतलब सब जगह अवेलेबल हैं। ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं, और परवेसिव, मार्क करो परवेसिव को, बहुत बार एग्जाम में आया। ओमनी प्रेजेंट और यूनिवर्सल का तो आपको पता ही होगा, एक तरफ तो भाई साहब सब जगह है कोई चीज़, ऑल अवेलेबल, सब जगह अवेलेबल है, लेकिन इसका उल्टा रेयर, बहुत कम है, स्केर्स यानी कि उसकी कमी है, एब्सेंट है, कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, जिसमें से आप स्केर्स को मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है इमेंस, एडजेक्टिव होता है विशाल या फिर अपार, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत महान, इसको बोलते हैं इमेंस। इमेजिन और सेंस, सो बिग इट शॉक्स योर सेंसेस, आप इमेजिन करो और आपके सेंस हिल जाएं किसी चीज़ से,
आपने इमेजिन करा इमेंस, आपने इमेंस मतलब इमेजिन करा और आपके सेंस हिल गए, तो बहुत बड़ी चीज़ रही होगी। तो इमेंस और इनमेजरेबल, कोई चीज़ अगर जिसको आप नाप भी नहीं सकते, वो भी क्या है, इमेंस है। तो कैन नॉट बी मेजर्ड। लैटिन वर्ड है इमेंसस, उसी से बना है, उसका मतलब होता है इमेजरेबल, जिसको नापा नहीं जा सकता। तो इमेंस है, आप किसी चीज़ को इमेजिन करो और उससे आपके सेंस हिल जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इमेंस मतलब विशाल, बड़ा। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड इमेंस एफर्ट, प्रोजेक्ट में किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत इमेंस एफर्ट की ज़रूरत है, बहुत बड़े एफर्ट्स की। इनॉर्मस, ह्यूज और ट्रेमेंडस, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, और तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं। इनॉर्मस, ह्यूज और ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस तो एग्जाम में कई बार आया है, इनॉर्मस भी कई बार आया है, ह्यूज तो चलो सिंपल वर्ड है, मान सकते हैं, बट इनॉर्मस और ट्रेमेंडस तो अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरफ बड़ा है, काफ़ी विशाल है, दूसरी तरफ इसका उल्टा, टाइनी छोटा सा, स्मॉल छोटा, और ट्राइवल मतलब मामूली सा। तो ट्राइवल को मार्क करेंगे, ट्राइवल तो एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला वर्ड है बैलून्ड, वर्ब होता है तेजी से बढ़ना, टू इंक्रीज रैपिडली इन साइज और अमाउंट। किसी चीज़ का साइज, किसी चीज़ का अमाउंट बहुत स्पीड में बढ़ गया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलून्ड। लाइक ए बैलून स्वेलिंग अप क्विकली। अच्छा, बैलून क्या होता है, बैलून होता है गुब्बारा। गुब्बारे में आप जैसे ही फूंक मारते हो वो तेजी से बढ़ता ही तो है, तो कोई चीज़ अगर तेजी से बढ़ रही है तो वो कैसी है, बैलून है। बॉल, मून, मून गेटिंग, अच्छा मून को आप देखते हो तो बैलून, तो मून से समझ लो बॉल मून, तो एक पहले बॉल की जैसा दिख रहा है मून, लेकिन जैसे ही आप उसको कैमरे से देख रहे हो, ऐसे मान लो अपने फ़ोन में कैमरे से आप मून को देख रहे हो, आपने देखा वो बॉल सी नजर आएगी, बैल बॉल, यहाँ तक आएगा बॉल, लेकिन अब जब आप उसको जूम करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो बैलून मतलब पहले बॉल थी फिर वो मून बन गया, तो बैलून का मतलब होता है कि कोई चीज़ अचानक से बढ़ जा रही है, तेजी से बढ़ रही है, उसको बोलते हैं बैलून करना। द कंपनीज डेट, डेट होता है कर्जा, बीच में साइलेंट रहता है। द कंपनीज डेट, कंपनी का जो कर्जा है, बैलून्ड लास्ट ईयर, तो मतलब लास्ट ईयर क्या हो गया, वो एकदम से बढ़ गया होगा तेजी से। स्वेल्ड मतलब सूज जाना, मतलब बढ़ जाना, सोर सेम है, और एस्केलेट, ये तीनों हो जाते हैं सेम इसके सिनोनिम्स, तीनों का मतलब होता है बढ़ जाना। स्वेल्ड मतलब स्वेलिंग आ गई तो मतलब बढ़ ही जाता है, सोर सेम है तो एस्केलेटेड। एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घटेगा। श्रंक, डिक्लाइंड और रिड्यूस्ड। श्रिंक करता है मतलब सुकड़ता है, जो डिक्लाइन करता है मतलब गिरावट आती है, रिड्यूस यानी कि कम होता है। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है लिटर, नाउन भी है, वर्ब भी है, कचरा या फिर अव्यवस्था। ट्रैश लेफ्ट स्कैटर्ड इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस पर जो कचरा बिखरा रहता है ना उसको बोलते हैं लिटर। कभी कभी आपने देखा होगा डू नोट लिटर लिखा रहता है। डू नोट लिटर का क्या मतलब है कि कूड़ा मत फैलाओ, गंदगी मत करो। लिटिल पीस, लिटर भाई, लिटर लिटर, लिटल लिटिल, तो लिटिल कोई चीज़, किसी चीज़ का लिटिल लिटिल टुकड़े, पीसेस, तो वो क्या होता है, लिटर होता है, कचरा होता है वो। तो लिटर लिटिल, तो लिटिल से लिटर समझ लीजिएगा। लिटर साउंड लाइक बिटर, अब लिटर कैसा, बिटर, और बिटर क्या होता है, खराब, गंदा। तो पीपल फील बिटर, लोगों को बुरा लगता है, व्हेन दे सी लिटर, जब उनको कूड़ा दिखता है। हो गया ना याद सारा का। लिटर, लिटिल पीसेस है किसी चीज़ के, वो लिटर है, कूड़ा बन गया वो, भाई किसी भी चीज़ के अगर टुकड़े फैले पड़े हैं तो वो कूड़ा है, लिटर। और लिटर कैसा, पीपल फील बिटर व्हेन दे सी लिटर, जब लोगों को कूड़ा दिखता है तो वो बिटर फील करते हैं। द पार्क वॉज फुल ऑफ लिटर, पार्क किस चीज़ से भरा था, लिटर, यानी कि बहुत लिटिल लिटिल टुकड़े पड़े हुए थे। आफ्टर द फेस्टिवल, फेस्टिवल के बाद होता है ना कि लिटिल लिटिल टुकड़े पड़े होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, रैपर पड़े होते हैं, तो वो सब क्या है, लिटर है, गंदगी है। गार्बेज, ट्रैश और डेब्रिस, डेब्रिस बोलते हैं मलबे को, ठीक है, डेब्रिस, गार्बेज और ट्रैश, ट्रैश को मार्क कर सकते हो। आपके मोबाइल में ट्रैश ट्रैश फाइल्स का ऑप्शन आता है मोबाइल और कंप्यूटर में, तो ट्रैश फाइल्स क्या, वो जो गंदगी चीज़ें हैं, जो चीज़ डिलीट कर चुके हो आप, वही तो पड़ी होती है ट्रैश में। तो गार्बेज, ट्रैश और डेब्रिस, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे क्लीनलीनेस यानी कि सफाई, कोई चीज़ ऑर्डर में है, और नीटनेस, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है डेरिवेट, डेराइव से बना ये वर्ड, और ये होती है एक वर्ब। डेरिवेट व्युत्पन्न करना, उत्पन्न करना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना, लेना, उसको बोलते हैं डेरिवेट करना। टू टेक और रिसीव फ्रॉम अ सोर्स, किसी एक सोर्स से किसी चीज़ को लेना, उसको बोलते हैं डेरिवेट। डेराइव, डी राइव मतलब क्या, राइव मतलब रिवर से समझिए, राइव रिवर हो गया ना, देखो ये रिवर, तो रिवर चीज़ से अगर किसी चीज़ को आप खींच रहे हो तो वो क्या, आप डेराइव कर रहे हो, उससे ले रहे हो। तो टू ड्रॉ फ्रॉम रिवर सोर्स, रिवर से किसी चीज़ को लेना, डी राइव करना, रिवर से किसी चीज़ को लेना। तो डेराइव मतलब ड्राइव आउट ऑफ, टेक फ्रॉम ओरिजिन, किसी ओरिजिन से चीज़ को लेने को बोलते हैं डेराइव करना, तो डेरिवेट उसी से बना है। लैटिन वर्ड है डेरिवेर, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ ऑफ, किसी चीज़ से खींच लेना, किसी चीज़ को ले लेना। मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर डेराइव फ्रॉम लैटिन, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स कहाँ से डेराइव हुए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से बने हैं, लैटिन वर्ड्स, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ओरिजिनेट हुए हैं, इवॉल्व और इमिनेट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप इमिनेट को मार्क करेंगे,
इवॉल्व को भी कर सकते हो आप मार्क। एक तरफ तो भाई साहब डिराइव हुआ, उत्पन्न हुआ किसी चीज़ से, दूसरी तरफ इंसर्ट किया गया, किसी चीज़ में डाला गया, ऐड करा गया या फिर सेपरेट। तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नहीं, इसको सेपरेट को काटो, सेपरेट नहीं रहेगा। ऐड और इंसर्ट ये दोनों ही, पुट भी कर सकते हो, पुट किसी चीज़ को पुट करना, रखना कहीं, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एमिशन, नाउन होता है उत्सर्जन, द एक्ट ऑफ रिलीजिंग गैस। अब जैसे वो डेराइव का मतलब लेना था, वैसे ही एमिशन इसका उल्टा, रिलीज करने को बोलते हैं एमिशन। लाइट, हीट, गैस, किसी चीज़ का रिलीज हो रही है, वाटर, उसको बोलते हैं एमिशन। ई का मतलब आउट और मिशन, किसी चीज़ के मिशन पर आउट, कोई चीज़ अब बाहर जा रही है, ई मतलब आउट, बाहर जा रही है मिशन पर, तो मतलब रिलीज हो रही, सेंडिंग आउट, बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, एमिशन साउंड लाइक एमिशन फ्रॉम इंजन। इंजन से क्या होता है, धुआं, एमिशन ही तो हो रहा होता है, धुआं इंजन से एमिशन ही तो हो रहा होता है धुएं का, तो मतलब क्या, एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, रिलीज करना। फैक्ट्रीज मस्ट रिड्यूस कार्बन एमिशंस, फैक्ट्रीज को रिड्यूस करना चाहिए कार्बन को, का जो निकासी है, एमिशन है उसको, उत्सर्जन। डिस्चार्ज, रिलीज और एक्सेलेशन, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लेंगे एक्सेलेशन को। रिलीज और डिस्चार्ज का तो पता होगा। एक तरफ तो भाई साहब निकाल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन, वहीं सोख लिया जा रहा है। रिटेंशन, रोका जा रहा है, रोक कर रख रहे हैं, और इनटेक, अंदर ले रहे हैं। तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्वैम्प, नाउन होता है, वर्ब भी होता है, दलदल या फिर फंसाना। वेटलैंड यानी कि ऐसी दलदल वाली जो ज़मीन होती है, जो जिसके अंदर थोड़ी सी नमी होती है, ऐसी लैंड, वेटलैंड, उसी को बोलते हैं स्वैम्प। ऑल्सो टू ओवरवेल, स्वैम्प का मतलब क्या भाई, डैम्प, डल, फुल ऑफ वाटर। आप स्विम, देखो स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो इसकी सेकंड फॉर्म है स्वयं। आप स्वयं करने गए, लेकिन पी से मतलब फंस गए, PHAS, फंस गए। तो स्विम, स्वयं करने गए लेकिन फंस गए, तो किसी चीज़ में कहाँ फंसते हो, दलदल में ही तो फंसते हो। तो स्वयं का मतलब क्या होता है, दलदल। इमेजिन करो स्विमिंग कर रहे हो लेकिन ट्रैप यानी कि आप फंस गए, तो स्वयं हो गया। ही वॉज स्वैम्प्ड विद ऑफिस वर्क, तो ऑफिस वर्क में क्या हो गया, वो फंस गया है। तो दलदल भी बोल सकते हो इसका मतलब, या फिर फंसने को भी बोल सकते हो वर्ब के रूप में, कि भाई ही वॉज स्वैम्प्ड विद ऑफिस वर्क, ऑफिस के काम में वो फंस गया है, बिजी हो गया है। मार्श, बोग और ओवरवेल्म, ये तीनों होंगे इसके सिनोनिम्स। इसमें से मार्श को मार्क करेंगे, बोग को मार्क करेंगे। एक तरफ तो दलदल है, फंस गया है, दूसरी तरफ डेजर्ट, डेजर्ट मतलब सूखा है बिल्कुल, तो वहाँ, अच्छा डेजर्ट में कोई फंसता थोड़ी ना है, फंसता मतलब लिटरली नहीं फंसते, उसकी मिट्टी में नहीं फंसते आप, क्योंकि वो सूखा होता है, वहाँ से तो आप निकल सकते हो। ड्राई लैंड है, और रिलीव यानी कि छोड़ना, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। भाई एक जगह फंस गए हो, दूसरी तरफ छोड़ दिया गया है, तो तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ग्रैन्युलर, एडजेक्टिव होता है दानेदार या फिर सूक्ष्म। कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, किसी चीज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, तो ये सब क्या हो गया, ये ग्रैन्युलर है, डिटेल्ड में है, किसी चीज़ के छोटे छोटे बारीकी से करा गया, तो मतलब वो डिटेल में करा गया। ग्रैन्युलर से समझ में आ रहा है आपको, ग्रेन, और ग्रेन मतलब ग्रैन्युलर, भाई ग्रेन से ही तो बना है ग्रैन्युलर। और ग्रेन कैसा होता है, ग्रेन तो टुकड़ों में, बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना ग्रेन के। आप गेहूं को देखो, चावल को देखो, बाजरा देखो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। तो कोई चीज़ अगर ग्रैन्युलर है तो मतलब पीसेस में है, दानेदार है, मेड ऑफ ग्रेन्स। ग्रैन्युलर का मतलब ग्रेन होता है, और न्यूक्लियर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके, तो उसी को बोलते हैं ग्रैन्युलर। ग्रेन से आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेन में होते हैं दाने, और ग्रैन्युलर होता है दानेदार। लैटिन वर्ड है ग्रैनम, और इसका मतलब होता है ग्रेन। वी नीड अ ग्रैन्युलर एनालिसिस ऑफ डाटा, तो हमको एक ग्रैन्युलर एनालिसिस चाहिए, यानी कि बहुत बारीक डाटा का एनालिसिस चाहिए। ग्रेनी, डिटेल्ड और फाइन, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो बहुत दानेदार बारीक सा है, दूसरी तरफ स्मूथ है, ब्रॉड यानी कि बहुत बड़ा है, और जनरल, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है फ्यूटाइल, एडजेक्टिव होता है व्यर्थ और निरर्थक को बोलते हैं फ्यूटाइल। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल रिजल्ट्स, किसी चीज़ से अगर यूजफुल रिजल्ट नहीं निकल रहे, वो उस लायक नहीं है, तो वो क्या चीज़ है, वो तो व्यर्थ चीज़ है फिर। फ्यूटाइल, टाइल्स ब्रोकन, यूजलेस। फ्यूटाइल, इसको इस तरीके से याद करिए, आपके घर में फ्यू मतलब कुछ, आपके घर में कुछ टाइल्स थी, वो टूट गई, फ्यू टाइल्स आर ब्रोकन, तो वो जो टूटी हुई टाइल्स हैं वो कैसी हैं, यूजलेस, बेकार है। तो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस। तो लैटिन वर्ड है फ्यूटिलिस, इसका मतलब होता है यूजलेस, तो फ्यूटाइल मतलब यूजलेस। भाई कुछ टाइल्स टूट गई, फ्यू टाइल्स आर ब्रोकन, तो अब वो कैसी हैं, वो यूजलेस है, वो बेकार है, तो फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस। हिज अटेम्प्ट्स वर फ्यूटाइल अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, उसके जो अटेम्प्ट्स थे वो कैसे थे, फ्यूटाइल थे, यूजलेस थे, बेकार थे, अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन के खिलाफ।
पॉइंटलेस, यूजलेस, इनइफेक्टिव तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे इफेक्टिव काफ़ी कारगर है, यूजफुल है और प्रोडक्टिव, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इनकंट्रोवर्टिबल, इसको तोड़कर पढ़िएगा, नहीं पढ़ा जाता है तो इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल मतलब एडजेक्टिव होता है एक तो, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है निर्विवाद, असंदिग्ध, अनडिनाएबल, कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड, जिस पर विवाद नहीं हो सकता उस चीज़ को बोलते हैं इनकंट्रोवर्टिबल। इन नेगेटिव वर्ड होता है, और कंट्रोवर्ट जिससे आप कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती जिस चीज़ में, नॉट ओपन टू कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोध उसका कोई कर ही नहीं सकता किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं इनकंट्रोवर्टिबल। मतलब आप ऐसे मानकर चाहिए कोई चीज़ इनकंट्रोवर्टिबल कैसी है, जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो इनकंट्रोवर्टिबल। लैटिन वर्ड है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, और वर्टेर का मतलब होता है टर्न। तो कोई चीज़ अगर आपके कोई लोग आपके खिलाफ नहीं आएंगे तो वही चीज़ होती है इनकंट्रोवर्टिबल। डीएनए एविडेंस इज इनकंट्रोवर्टिबल इन दिस केस। कोई केस चल रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो अक्यूज है ये निर्दोष है, वहीं पर एक डीएनए एविडेंस आया, डीएनए जांच कराई गई और उसमें वो सही पाया गया, तो वो जो डीएनए एविडेंस है ना, वो इतना मजबूत है कि वो इनकंट्रोवर्टिबल है, इतना सटीक है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। इनडिस्प्यूटेबल, जिस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। अनक्वेश्चनेबल, जिस चीज़ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। और इररिफ्यूटेबल, जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता। इररिफ्यूटेबल को मार्क कर लो भाई, ये अच्छा वर्ड आया है। अच्छा, एक तरफ तो निर्विवाद है, असंदिग्ध है, जिसको कोई खारिज नहीं कर सकता, जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा डाउटफुल, कॉन्ट्रोवर्शियल है और अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और बेटा देखा आपने, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। ये ट्रिक्स ही ऐसी लगा रहे हैं हम यहाँ पर कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, सिंपली आप क्लास देख लेंगे तो आपको वर्ड्स याद हो ही जाएंगे, और लास्ट में प्रैक्टिस करके जाना, वहाँ पर फिर तो ये रट ही जाएंगे भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर जितने बच्चे अभी देख रहे हैं, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ याद हो रहा है, ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो अभी के अभी सारे बच्चे जितने देख रहे हैं सारे के सारे लाइक करेंगे वीडियो को। हम आगे बढ़ते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। हालकन, हैल्सियन डेज, सुखमय दिन, हैप्पी पीसफुल डेज। इसको ऐसे समझ लो, हैल्सियन ना पढ़ के इसको हालकन पढ़ लो। कोई चीज़ अगर हल्कन डेज मतलब हल्के दिन अगर हैं, तो हल्के दिन कौन से होते हैं? हल्के दिन तो भाई सुख वाले दिन होते हैं, और भारी दिन तो भाई दुख वाले होते हैं। तो हैल्सियन डेज मतलब हल्कन डेज, यानी कि हल्के दिन, यानी कि सुखमय दिन। शी ऑफन रिकॉल्स हर हैल्सियन डेज ऑफ चाइल्डहुड। वो कैसे करती है रिकॉल, याद करती है अपने हैल्सियन डेज, अपने सुखमय दिन को, अच्छे दिनों को, अपनी बचपन के, चाइल्डहुड यानी कि बचपन के। विद वन वॉइस, एक मत होकर, इनकम्प्लीट एग्रीमेंट। एक ही आवाज में कब बोलते हैं? जब सारे लोग एग्री कर रहे होते हैं। तो इनकम्प्लीट एग्रीमेंट मतलब विद वन वॉइस। द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल विद वन वॉइस। तो कमिटी ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को, और विद वन वॉइस मतलब कमिटी में जितने मेंबर्स थे सबका एक ही एग्रीमेंट था कि भाई इसको प्रपोजल को रिजेक्ट करना। तो विद वन वॉइस मतलब कंप्लीट एग्रीमेंट में। चेंज ऑफ हार्ट, विचार बदलना, चेंज इन ओपिनियन या फिर फीलिंग। कहता है ना मेरा दिल बदल गया, मेरा मन चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ हार्ट होता है वो, मतलब क्या, ओपिनियन बदल गया, उसकी फीलिंग बदल गई। ही हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड फॉरगेव हर। उसका क्या हुआ? एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ, यानी कि उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई, उसका ओपिनियन चेंज हुआ, और उसने उसको फॉरगिव कर दिया, मतलब माफ कर दिया। टिप ऑफ एन आइसबर्ग, समस्या का छोटा सा भाग। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच बिगर इशू। समुद्र होता है जैसे, जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह जम रहे होते हैं, इतना सा दिखाई देता है बर्फ, लेकिन वो अंदर होता है इतना बड़ा। तो टिप ऑफ एन आइसबर्ग, एक आइसबर्ग की, बर्फ के टुकड़े की बस एक टिप है, ये दिख रही है बस, तो मतलब बहुत छोटा सा भाग दिख रहा है, अदरवाइज तो ये पूरी की पूरी समस्या तो बहुत बड़ी है। द करप्शन वी सी इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार हम देखते हैं, वो क्या है? वो तो बस एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, बस एक छोटा सा भाग है। असल में तो करप्शन बहुत बड़ी समस्या है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब आपको ये इडियम्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब्स। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है पाइल अप। पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, किसी चीज को एकत्रित करना, जुटाना, उसको बोलते हैं पाइल अप करना। वर्क स्टार्टेड, पाइलिंग अप आफ्टर द हॉलीडेज। वर्क स्टार्ट हो गया, काम शुरू हो गया, पाइल अप होना मतलब इकट्ठा होना आफ्टर द हॉलीडेज। हॉलीडेज में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं छुट्टी पर जाते हैं, और जब छुट्टी से वापस आते हैं तो काम बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा होना।
ब्रेक थ्रू, बाधा पार करना। टू ओवरकम द एन ऑब्स्टेकल, आपने एक पूरे ऑब्स्टेकल को पार कर लिया, मतलब ब्रेक थ्रू हो गया। साइंटिस्ट फाइनली ब्रोक थ्रू इन कैंसर रिसर्च, कैंसर रिसर्च में साइंटिस्ट ने क्या करा है, ब्रोक थ्रू, उससे उस बाधा को पार। पहले क्या था, कैंसर एक बाधा थी, लेकिन अभी साइंटिस्ट ने उसमें डिस्कवरी करी है काफ़ी सारी, काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ में, तो फिर क्या हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया, उस बाधा को पार कर लिया गया। ब्रेकअप का तो मतलब आप सभी को पता होगा, टूटना या फिर अलग होना। टू सेपरेट और एंड, भाई कोई रिश्ते का टूट जाना, अलग हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रेकअप। द मीटिंग ब्रोक अप आफ्टर 2 hours, जो मीटिंग थी वो अलग हो गई, मतलब खत्म हो गई, कैंसिल हो गई, टूट गई, एंड हो गई आफ्टर 2 hours। एंड से मतलब समझ लो यहाँ पर, तो मीटिंग एंड हुई आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद मीटिंग खत्म हुई। बम्प इनटू का मतलब होता है अचानक मिलना। टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज़ मिल गई, दिख गई, उसको बोलते हैं बम्प इनटू। आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल, मॉल में घूम रहा था मैं और वहाँ पर मुझे एक ओल्ड फ्रेंड मिला, तो आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, मुझे अचानक से एक पुराना दोस्त मॉल में मिला। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। पहला वर्ड है मिंट, नाउन होता है, टकसाल को बोलते हैं मिंट। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉइन्स, कॉइन्स होते हैं सिक्के, सिक्के चिल्लड़, तो जो सिक्के होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो मिंट में बनते हैं। मनी इन मिंट, मिंट मनी, ठीक है, मिंट, तो जिस मनी प्रिंट जहाँ हो रहे हैं वही तो मिंट है। मिंट मतलब मनी प्रिंट, जहाँ पर पैसे बन रहे हैं, और पैसे भी कौन से, कॉइन्स, तो मिंट मतलब जहाँ पर पैसे बन रहे हैं, मनी मिंट होती है वो। कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द गवर्नमेंट मिंट, तो कॉइन्स कहाँ पर बनते हैं, गवर्नमेंट मिंट में, जहाँ पर टकसाल होती है। कॉइन फैक्ट्री बोल सकते हो आप इसको, ट्रेजरी बोल सकते हो, खजाना प्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है जी। ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब इसका कोई एंटोनिम तो नहीं रहेगा, छोड़िएगा इसको। अगला वर्ड देखिए वू, नाउन होता है, दुख या पीड़ा को बोलते हैं वू। ग्रेट सोरो और डिस्ट्रेस, बहुत दुख है, बहुत डिस्ट्रेस है, उसको बोलते हैं वू, यानी कि दुख और पीड़ा, वू, सो सैड, वू। तो अच्छा आप देखो, कोई व्यक्ति अगर बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है, तो हू करके तो रो रहा होता है वो, वू इस तरीके से तो रो रहा होता है वो, तो वू का मतलब क्या है, दुख या फिर पीड़ा। वू साइंस लाइक वू इन पेन, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश वाह, इसका एक्सक्लेमेशन ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ यानी कि दुख के लिए इसको यूज करते हैं वू को। ही टोल्ड अ टेल ऑफ वू अबाउट लॉजिंग हिज जॉब, उसकी जॉब चली गई थी, उसके बारे में उसने बताया, और ये क्या है, एक कहानी है, एक दुख की, भाई किसी की जॉब चली गई तो ये दुख की ही तो कहानी है, तो वू का मतलब क्या हो गया, दुख। माइजरी, दुख को ही बोलते हैं। सफरिंग और ग्रीफ तीनों का सेम मीनिंग है, दुख। माइजरी को मार्क कर सकते हैं। अच्छा एक तरफ तो दुख हो रहा है, सफरिंग हो रही है काफ़ी, दूसरी तरफ जॉय है, एकदम खुशी, हैप्पीनेस, और डिलाइट है, डिलाइट को मार्क करो, डिलाइट का मतलब खुशी से ही होता है। अगला वर्ड है एक्सेलरेट, वर्ब होता है, गति बढ़ाने को बोलते हैं एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ाने को बोलते हैं एक्सेलरेट करना, तो मूव फास्टर या फिर इंक्रीज कर देना स्पीड को। एक्सेलरेटर होता है कार में, कार चलाई है आप किसी ने, कार में क्या होता है, एक्सेलरेटर। कार में 3 चीज़ें होती हैं, सी, बी और आर। क्लच, पहला तो होता है क्लच, दूसरा होता है ब्रेक, और तीसरा होता है रेस। ये जो रेस है ना, इसको एक्सेलेरेटर बोलते हैं, ठीक है, एक्सेलेरेटर। तो एक्सेलरेटर का क्या काम होता है, स्पीड बढ़ाना। तो कोई चीज़ अगर एक्सेलरेट हो रही है तो मतलब क्या, स्पीड बढ़ रही है। एक्सेल रेट, किसी रेट को एक्सेल कर देना, बढ़ा देना, रेट इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेट, समझ में आ गया। एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाने को, स्पीड बढ़ाने को बोलते हैं। द कार एक्सेलरेटेड एज द रोड क्लियर, जैसे ही रोड साफ थी तो कार क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया, कार की स्पीड बढ़ाई गई। क्विकन मतलब तेजी कर दी, हेस्टन जल्दबाजी में, और एक्सपेडाइट, मार्क करेंगे एक्सपेडाइट को, अच्छा वर्ड है। हेस्टन भी अच्छा वर्ड है, हेस्टन मतलब हेस्ट में, जल्दबाजी में। क्विक का तो पता होगा यार, क्विकन। एक तरफ गति बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ डिसेलरेट, एक्सेलरेट, डिसेलरेट मतलब कम करना स्पीड को, डिले करना और स्लो करना, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। डिसेलरेट को मार्क कर लो। अगला वर्ड है एथनोलॉजी, अगला वर्ड है एथनोलॉजी, नाउन होता है, जाति विज्ञान को बोलते हैं एथनोलॉजी। स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेसेस की, कल्चर्स की और उनके रिलेशंस के बारे में अगर आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। एथनो, एथनो का मतलब होता है रेस से, और लॉजी मतलब स्टडी, तो लोगों की रेस, उनकी जाति, उनकी जो कल्चर है उसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। एथनिक नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो मतलब एथनोलॉजी कर रहे हो आप। तो एथनिक मतलब लोगों के ग्रुप्स के बारे में, उनकी रेस, उनकी जाति, इन सब के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो है एथनोलॉजी। ग्रीक वर्ड है एथनोस, उसका मतलब होता है रेस या फिर लोग, ठीक है। तो लोगों के बारे में, उनकी जाति वगैरह के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, वही होता है एथनोलॉजी।
ही स्पेशलाइज्ड इन एथनोलॉजी एट यूनिवर्सिटी, उसने क्या करा है, स्पेशलिटी ली है, मतलब उसने डिग्री ली है किस में, एथनोलॉजी में, यूनिवर्सिटी के अंदर। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो होता है ह्यूमन से संबंधित, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन की स्टडी, तो सेम है एथनोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी कि सोसाइटी के बारे में आप पढ़ रहे हो, और कल्चरल स्टडीज़, अब इसका कोई डायरेक्ट एंटोनिम नहीं बनता है तो इसको छोड़ दीजिए। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम कवर करेंगे बहुत अच्छे वर्ड से, और मैंने तरीके से उसको समझाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है भाई साहब आपको पढ़ते पढ़ते ही सारे के सारे याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और अब हम कवर करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस, सेकंड पार्ट है ये, डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट सुधरेगा और आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। ठीक है, आपका माइंडसेट भी चेंज करता है एडिटोरियल, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा स्कॉलर लिख रहा होता है उसको, उसकी सोच, उसका माइंडसेट सब कुछ अलग होता है, हम नॉर्मल लोगों से तो अलग होता है। तो इसको पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे बुद्धि का विकास होता है। चलिए भाई पढ़ें। फैमिलियर इम्पासे, इम्पासे क्या होता है, बाधा, बताया जिसको पास नहीं कर सकते इम्पासे, तो भाई इम्पासे का मतलब बाधा, तो फैमिलियर इम्पासे है, सबको पता है, उस टाइप की जान पहचान वाली बाधा है कि सबको उसका मालूम है। ऑन द ग्लोबल रेस्पॉन्स टू एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो ग्लोबल रेस्पॉन्स आया उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। टॉक्स ऑन लिमिटिंग यूज ऑफ प्लास्टिक मस्ट बी बिल्ट ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट, टॉक्स जो है, बातचीत जो है, कि भाई लिमिटेड यूज़ होना चाहिए प्लास्टिक का, उनको किस तरीके से बिल्ड करना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट पे, मतलब सारे लोग अग्री करने चाहिए, तब बातचीत करना बेटर रहेगा। ग्लोबल रेजिस्टेंस टू अ यूनिवर्सल ट्रीटी ऑन एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन रिमेन्स स्टबॉर्न एंड ह्यूज। ग्लोबल रेजिस्टेंस, ग्लोबल मतलब पूरे वैश्विक स्तर पर विरोध, किस चीज़ का, एक यूनिवर्सल ट्रीटी का, ऑन एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए एक यूनिवर्सल ट्रीटी का विरोध, रिमेन्स स्टबॉर्न, आज भी अभी भी वैसा ही बना हुआ है, स्टबॉर्न यानी कि जिद्दी, हठी बना हुआ है, एंड ह्यूज और काफ़ी बड़ा है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द सिक्स्थ अटेम्प्ट सिंस 2022 बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP to get member nations upon a treaty to address plastic pollution ran into the familiar vortex of opposition। क्या हुआ पिछले हफ्ते क्या हुआ, सिक्स्थ अटेम्प्ट लगा, 2022 के बाद छठा अटेम्प्ट था। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, छठा अटेम्प्ट उसने किया 2022 से अभी तक 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं। किस चीज़ के लिए किया, टू गेट मेंबर नेशन, जो मेंबर है इसके अंदर, उन नेशंस को कि भाई वो अग्री कर जाएं, एक ट्रीटी कर लें, एक समझौता कर लें, संधि कर लें, एक टू एड्रेस, जिससे कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम किया जा सके, उसको एड्रेस किया जा सके। रैन इनटू द फैमिलियर वोर्टेक्स ऑफ अपोजिशन, ये जो चीज़ थी, ये जो उसका अटेम्प्ट था, ये रैन इनटू द फैमिलियर वोर्टेक्स ऑफ अपोजिशन, ये कहीं ना कहीं इसका विरोध होने लग गया। देयर वॉज डिसएग्रीमेंट अमंग द मेजर ब्लॉक्स ऑफ कंट्रीज on whether comprehensively addressing plastic pollution requires eliminating plastic production itself। There was disagreement, वहाँ पर बहुत डिसएग्रीमेंट था, विरोध था। among the major blocks of countries, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में क्या था, एक डिसएग्रीमेंट था। ऑन, किस चीज़ पर, whether comprehensively addressing plastic pollution, कि जब आप comprehensively बड़े रूप में एड्रेस करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन को, उसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी एलिमिनेट करने की प्लास्टिक पोल्यूशन प्रोडक्शन को, इट्स मतलब प्लास्टिक का आप अगर पोल्यूशन ख़त्म करना चाहते हो तो ज़रूरत पड़ेगी कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही रोक दिया जाए। ऑल कंट्रीज अग्री दैट द यूबिक्विटस पॉलीथीन बैग, डिस्पाइट इट्स इमेंस प्रैक्टिकेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एज अ कंटेनर, हैज़ बैलून्ड इनटू अ सिविक क्राइसिस। ऑल कंट्रीज, सारी कंट्रीज एग्री करी कि जो यूबिक्विटस पॉलीथीन बैग है ना, ये जो हम लोग पन्नी यूज़ करते हैं, थैली यूज़ करते हैं, वो जो यूबिक्विटस उसका यूज़ है पॉलीथीन बैग का, तो मतलब क्या, यूबिक्विटस मतलब जो सब जगह अवेलेबल है, पॉलीथीन तो सभी जगह अवेलेबल है ना, तो ये जो चीज़ है ना, डेस्पाइट इट्स इमेंस प्रैक्टिकेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इसकी इमेंस, बहुत ही इमेंस मतलब बहुत ही बड़ी इसकी अवेलेबिलिटी है, प्रैक्टिकेबिलिटी है, कोई भी चीज़ आप आसानी से उसमें डालकर ले जा सकते हो, तो प्रैक्टिकेबिलिटी भी है, और अफोर्डेबिलिटी है कि वो सस्ती रहती है, तो इसको सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। एज ए कंटेनर, एक कंटेनर के रूप में आप इसको यूज़ करते हो। हैज़ बैलून्ड इनटू अ सिविक क्राइसिस, और ये क्या हो गया, बैलून मतलब बढ़ गया है किस चीज़ में, एक सिविक क्राइसिस आ गया। भाई पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, उसकी जगह भाई किस सामान किस चीज़ में रख कर ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर वो चीज़ एक बहुत बड़ा सिविक क्राइसिस बन गया है, लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ी दिक्कत बन गया है।
इंडिया जनरेट्स अराउंड 3.4 मिलियन टन्स एम्प्टी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बट रिसाइकल ओनली अबाउट 30%। इंडिया जनरेट करता है 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, लेकिन इसका केवल 30% को हम रिसाइकल करते हैं। इट्स प्लास्टिक कंजम्पशन रोज एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR of 9.7% from 14 MT in 2016-17 to over 20 MT in 2019 to 2020। इसका जो प्लास्टिक कंजम्पशन इट्स किसके लिए है? इंडिया के लिए। हमारा जो प्लास्टिक कंजम्पशन है रोज यानी कि राइज कर गया, बढ़ गया एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में CAGR 9.7% फ्रॉम 14 MT इन 16-17। 14 मिलियन टन था 2016-17 में, 9.7% हुआ, एंड टू ओवर 20 MT इन 19-20। तो 19-20 में 20 मिलियन टन हमने क्या करा, इसका प्लास्टिक वेस्ट को हमने जनरेट किया। इंडिया हैज़ ए प्रोडक्शन बैन ऑन अबाउट 20 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे कि कप्स, स्ट्रोज और स्पून्स। इंडिया ने प्रोडक्शन बैन लगाया है किस चीज़ पर कि भाई वो प्रोड्यूस ही नहीं करी जाएंगी। 20 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं जैसे कि कप्स हो गए, स्ट्रो यानी कि जो पाइप्स होते हैं, और स्पून्स यानी कि चम्मच। तो इन सब पर बैन लगा रखा है इंडिया में। 20 सिंगल यूज ऐसे आइटम्स हैं। While this has to some extent induced a degree of behavioral change in greater reliance of paper and cloth bags, it has had little impact on waste management and recycling। हाँ ठीक है, ये बैन जो लगा रखा है 20 सिंगल आइटम्स पर, सिंगल यूज आइटम्स पर, टू सम एक्सटेंट ये ठीक है। इंड्यूस अ डिग्री ऑफ बिहेवियर चेंज, ठीक है, लोगों का एक बिहेवियर चेंज इससे हो रहा है, लोग नहीं यूज़ कर रहे। इन ग्रेटर रिलायंस ऑफ पेपर एंड क्लॉथ बैग्स, तो पेपर के या क्लॉथ के बैग हमने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इट हैज़ हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, लेकिन प्रोडक्शन तो हमने इनका बंद कर दिया, लोगों ने दूसरी चीज़ें यूज़ करनी भी शुरू कर दी, बट इसका वेस्ट मैनेजमेंट पर और रिसाइकलिंग पर बहुत थोड़ा सा इफेक्ट है, ना के बराबर। दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्लोबल पिक्चर, और इससे आपको एक ग्लोबल पिक्चर की भी झलक मिलती है। अकॉर्डिंग टू द UNEP, द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोर देन 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली, 2/3 of which are short-lived products that soon become waste। पूरे विश्व में अकॉर्डिंग टू UNEP, जो अभी ऊपर ये आया था, UNEP कहाँ गया, UNEP कहाँ पर था यार, इसका फुल फॉर्म क्या था, ये रहा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो UNEP जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोर देन 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली। पूरे साल में पूरे विश्व में लगभग 430 मिलियन टन्स प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया जाता है, 2/3 ऑफ विच आर शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स, और जो इसमें से 2/3 जो प्रोडक्ट्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड हैं, बहुत छोटे समय के लिए होते हैं, दैट सून बिकम वेस्ट, और जो कि बहुत छोटे समय के बाद सिंगल यूज रहते हैं, उसके बाद वो वेस्ट बन जाता है। जैसे कप हो गई है ना, चम्मच हो गई, तो वो सब क्या है भाई, सिंगल यूज़ है, बहुत छोटे समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स हैं, एक बार आपने यूज़ करा और फेंक देते हैं, तो फिर वो वेस्ट बन जाता है। ओवरऑल 46% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज लैंडफिल्ड, while 22% is mismanaged and become litter। 46% वेस्ट जो है प्लास्टिक का वो तो लैंडफिल्ड है, लैंड के अंदर दब जाता है वो। 22% मिसमैनेज है, उसको मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसमें कहीं उसको ढंग से नहीं यूज़ करा जा रहा, और वो क्या बन जाता है, लिटर, यानी कि वो कूड़ा बन जाता है। इन 2019 में प्लास्टिक विच इज़ अ डेरिवेट ऑफ फॉसिल्ड क्रूड, जो कि फॉसिल्ड क्रूड का जो कच्चे जो क्रूड यानी कि ऑयल है उसका एक डेरिवेट है, प्लास्टिक जनरेटेड 1.8 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और अबाउट 3.4% ऑफ ग्लोबल टोटल। 2019 में प्लास्टिक जो कि एक डेरिवेट है किसका, फॉसिल क्रूड का, जनरेट करता है, उसने जनरेट किया 1.8 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उससे निकला, कितना खतरनाक गैस होता है ग्रीन हाउस गैस, वहाँ से निकला, और अबाउट 3.4% ऑफ ग्लोबल टोटल, और पूरे विश्व में जितनी भी ग्रीन हाउस निकल रही है उसका लगभग 3.5% ग्लोबल टोटल का वहाँ से जनरेट हुआ। प्लास्टिक therefore can be seen as a waste management problem that can be solved by improving incentives for the market to do a better job of collecting waste and recycling। प्लास्टिक जो है तो फिर इसको आप कैन बी सीन एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इसको आप एक वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम मान सकते हो, दैट कैन बी सोल्व, जिसको सोल्व किया जा सकता है बाई इम्प्रूविंग इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स दीजिए लोगों को, है ना, इंसेंटिव यानी कि मोटिवेशन दीजिए लोगों को, कुछ ना कुछ उसके बदले में दीजिए, फॉर द मार्केट टू डू बेटर जॉब, जिससे कि मार्केट अच्छे से काम कर पाए,
ऑफ कलेक्टिंग वेस्ट, जो मार्केट है कलेक्ट करता है जो वेस्ट, और उसको रिसाइकिल करने के लिए आप उनको इंसेंटिव्स दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए, जिससे कि वो और अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। हाउएवर, लेकिन there are countries that point to the decades of attempts made on these lines with limited gains. लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं that point to the decades, जो दशकों से पॉइंट करती आ रही हैं और attempts, प्रयासों को, made on these lines, इस चीज़ पर अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो उस चीज़ को वो दशकों से पॉइंट आउट करते आ रहे हैं with limited gains, लेकिन फिर भी बहुत कम, बहुत लिमिटेड वहाँ पर फायदे उनको मिल रहे हैं। To add to that, more evidence has piled up that plastic, non-biodegradable as it is making its way into human, animal and marine food systems. To add to that, इसमें अगर बात करी जाए, more evidence has piled up, बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं कि भाई दैट प्लास्टिक की जो प्लास्टिक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल एज इट इज़, कि भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये गलता सड़ता नहीं है, प्लास्टिक हमेशा वैसा ही रहता है, ये डिग्रेड होता ही नहीं है। इज़ मेकिंग इट्स वे इनटू ह्यूमन, अब ये जो प्लास्टिक है ना, इज़ मेकिंग इट्स वे, अब ये अपना किस तरफ रास्ता बना रहा है, ह्यूमन, एनिमल और मैरीन, मैरीन मतलब सी, समुद्र से संबंधित, वहाँ का जो फूड सिस्टम है ना, उसमें जगह बना रहा है। क्योंकि आजकल अगर आप प्लास्टिक देखोगे, ह्यूमन्स के आसपास आपको प्लास्टिक मिलेगा, एनिमल्स के आसपास आपको प्लास्टिक मिलेगा, और जो मैरीन फूड सिस्टम है, क्योंकि समुद्र में भी बहुत सारा प्लास्टिक, बहुत सारा कचरा मौजूद है आज की तारीख में, तो ये घर बना रहा है ह्यूमन, एनिमल और मैरीन फूड सिस्टम के अंदर भी। आइलैंड नेशंस एंड टेरिटरीज आर स्वैम्प्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट वॉशिंग अप ऑन देयर शोर्स। आइलैंड नेशंस हैं, जो आइलैंड के आसपास बने हुए हैं, जो देश हैं बसे हुए, और कुछ टेरिटरीज आर स्वैम्प्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट से भरी हुई हैं, फंस चुके हैं, उसमें बहुत सारे इकट्ठा हो चुका है प्लास्टिक वेस्ट, वॉशिंग अप ऑन देयर शोर्स, और उनके जो किनारे हैं, जो समुद्र के आसपास के किनारे हैं, वहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक देखने को मिलता है। Then there are granular forms of plastic or microplastic with potential for harm. ये तो हो गई बात प्लास्टिक के बड़े रूप की, लेकिन then there are granular forms, बारीक टुकड़ों में, बहुत बारीक टुकड़े, जैसे कि दानेदार जो चीज़ें होती हैं, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े भी तो हैं, तो फिर ग्रैन्युलर फॉर्म्स भी हैं प्लास्टिक की, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, बहुत छोटे टुकड़े हैं, विद पोटेंशियल फॉर हार्म, वो भी हार्म आपको पहुंचा सकते हैं, काफ़ी हद तक पहुंचा सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दस, द ओनली रियल सोल्यूशन इज टू रिड्यूस एट सोर्स, और फिर एकमात्र सोल्यूशन जो बचता है, जो असली सोल्यूशन है, वो क्या है, रिड्यूस करें प्रोडक्शन को एट सोर्स, कि भाई आपका उसका जो प्रोडक्शन ही हो रहा है वहीं से रोको उसको। हाउएवर, लेकिन नेशंस आर नॉट ऑल अग्रीड अपॉन दिस एस्पेक्ट ऑफ टॉक्सिसिटी, जो नेशंस हैं, जो देश हैं, वह अग्री नहीं करते हैं इस एस्पेक्ट पर, टॉक्सिसिटी मतलब ये जो जहर फैल रहा है, इसके इस एस्पेक्ट पर कोई नहीं ध्यान देता कि उसको सोर्स पर रोका जाए। देयरफॉर इन ट्रीटी लिंक्ड टॉक्स दे व्यू कॉल्स टू कट प्रोडक्शन एज टैक्टिक्स टू इम्पोज ट्रेड बैरियर्स एंड ऐड टू द जनरल क्लाइमेट ऑफ टैरिफ अनसर्टेनिटी। फिर क्या है, जो ट्रीटी लिंक टॉक्स होती हैं, समझौते से संबंधित इस टाइप की टॉक्स होती हैं, दे व्यू कॉल्स टू कट प्रोडक्शन एज टैक्टिक्स टू इम्पोज ट्रेड बैरियर्स, फिर वहाँ पर क्या टैक्टिक्स लगाई जाती हैं कि भाई वहाँ पर कट प्रोडक्शन की टैक्टिक्स लगाई जाती हैं, देशों को कहा जाता है कि आप अपना प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम करिए, अदरवाइज आप पर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए जाएंगे, सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, एंड ऐड टू द जनरल क्लाइमेट ऑफ टैरिफ अनसर्टेनिटी, और फिर वहाँ पर एक ऐसा क्लाइमेट बना दिया जाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप पर टैरिफ लगाया जाएगा, तो फिर वहाँ पर टैरिफ यानी कि सैंक्शन वाली अनसर्टेनिटी बन जाती है। अनलेस कंट्रीज कैन बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट बिफोर सच टॉक्स एंड हियर ईच अदर आउट विद एन ओपन माइंड, हैविंग मोर मीटिंग्स विल ओनली बी फ्यूटाइल। अनलेस कंट्रीज कैन बिल्ड ग्रेटर ट्रस्ट, जब तक देश आपस में भरोसा नहीं बना लेंगे, ट्रस्ट नहीं बना लेंगे, बिफोर सच टॉक्स, इस तरीके की वार्ताओं से पहले, इस तरीके की बातचीत से पहले, एंड हियर ईच अदर आउट विद एन ओपन माइंड, और एक दूसरे को अगर आप खुले मन से, खुले दिमाग से नहीं सुनेंगे, हैविंग मोर मीटिंग्स विल ओनली बी फ्यूटाइल, ऐसी इस टाइप की मीटिंग्स करना विल ओनली बी फ्यूटाइल, ये सब व्यर्थ रहेगा, यूजलेस रहेगा। द हेल्सियन डेज, जो अच्छे सुखद दिन है, व्हेन सम कंट्रीज could steer resolutions on the environment assuming that the common good was incontrovertible are long past। जो हेल्सियन जो अच्छे दिन थे, when some countries, जब कुछ कंट्रीज could steer resolutions on
जब कुछ कंट्रीज़, जो अच्छे दिन थे, जो पुराने दिन थे, जब कुछ कंट्रीज़, जब कुछ देश रेजोल्यूशंस ला सकते थे एनवायरनमेंट पर, एज्यूम करते हुए कि भाई कॉमन गुड, लोगों की पूरी कॉमन गुड मतलब पूरी पब्लिक की भलाई में अगर कुछ रेजोल्यूशंस आ जाते, वो एक अच्छा समय हो सकता था। उस टाइम पर कंट्रीज़ को करना चाहिए था, एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस लेकर आने चाहिए थे। वॉज इनकंट्रोवर्टिबल, तो ये तो एकदम निर्विवाद था, ये चीज़ तो एकदम निर्विवाद थी, लेकिन वो काम नहीं करा गया। आर लॉन्ग पास्ट, ये चीज़ अब बीत चुकी है और अब बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। कंप्लीट हुआ आज का एडिटोरियल, बहुत अच्छा एडिटोरियल था भाई। प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में, बहुत बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज द फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट अमंग नेशंस रिगार्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल बताना है आपको, फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट नेशंस के बीच में प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर क्या था। वेदर टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स एंटायरली, क्या ये इसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट था कि भाई जितने भी सिंगल यूज़ के प्लास्टिक बैग्स हैं उनको कर दीजिएगा बंद, तो क्या ये था? नहीं था। वेदर टू इन्वेस्ट इन वेस्ट कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग सिस्टम, कि भाई वेस्ट कलेक्शन में और रिसाइकलिंग सिस्टम में इन्वेस्ट कर दिया जाए, क्या ये फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट था? नहीं। वेदर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिक्वायर्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन स्टिल, हाँ ये फंडामेंटल बात थी। डिसएग्रीमेंट क्यों हो रहा था कि भाई इसको अगर आपको ख़त्म करना है, पोल्यूशन को, प्लास्टिक पोल्यूशन को, तो इसका प्रोडक्शन ही ख़त्म करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट था, बहुत सारे देश इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। वाई हैज़ इंडियाज बैन ऑन अबाउट 20 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैड लिटिल इम्पैक्ट। इंडिया का जो बैन है 20 सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर हैड लिटिल इम्पैक्ट, उनका बहुत लिटिल इम्पैक्ट क्यों है? बिकॉज इंडस्ट्रीज हैव फाउंड वेज टू बाईपास द लॉ, इंडस्ट्रीज ने बाईपास करना सोच लिया लॉ को। नहीं। बिकॉज सिटीजन्स स्टिल प्रीफर प्लास्टिक्स ओवर अदर अल्टरनेटिव्स, क्योंकि अभी भी जो सिटीजन्स हैं वो प्लास्टिक यूज़ कर, नहीं चेंज तो हुआ, चेंज तो आया, हम लोग अदर अल्टरनेटिव्स को यूज़ करने लगे हैं। प्लास्टिक की जगह पर हम पेपर बैग्स को यूज़ करने लगे हैं, ये तो है। लेकिन ये क्या है? बिकॉज इट हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। हाँ 20 प्रोडक्ट हमने बैन कर रखे हैं जिनको हम प्लास्टिक से नहीं बना रहे, सिंगल यूज़ वालों को, लेकिन फिर भी गड़बड़ ये हो रही है कि इससे वेस्ट मैनेजमेंट में और रिसाइकलिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, यही आपकी गड़बड़ हो रही है। बिकॉज इट ओनली अप्लाइज टू अर्बन, नहीं वो तो सभी जगह हो रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं हो पाया, इससे वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग भी कहीं ना कहीं वैसी की वैसी ही बनी हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। What is implied by the editorial when it says the halcyon days of environmental resolutions are past? क्या इम्प्लाई करता है एडिटोरियल जब ये कहता है halcyon days of environmental resolutions are past? इस बात से क्या संबंधित है? Environmental treaties were once easy to enforce but now face strong resistance. हाँ environmental treaties जो थी एक समय पर वो easy थी, बट अभी जो है वो strong resistance उनको फेस करना पड़ रहा है। हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई साहब। अगले और पढ़ लो एक बार, क्या पता दूसरा हो जाए। नेशंस नाउ अग्री मोर इजीली, अब तो इजीली एग्री तो करते ही नहीं है पहली बात तो, ऑन ट्रेड रिलेटेड इश्यूज देन एनवायरमेंटल वंस, नहीं इसके ये ऑप्शन सही नहीं होगा। हाँ ये बात ठीक है कि ट्रेड पर हम लोग ज़्यादा जल्दी ध्यान देते हैं एनवायरनमेंट के बजाय, बट एडिटोरियल में ऐसी कोई बात नहीं आई, तो इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज डोमिनेट क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन, देखो आपसे पता कहाँ खेलता है एग्जामिनर, ये वाली बात आपको बी ऑप्शन जो है ना आपको बिल्कुल सही लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ इजीली ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ पर तो हम एग्री कर जाते हैं देश, एनवायरमेंटल पर नहीं करते, आपको सही लगेगा, आप इसको टिक कर देंगे। बात हो रही है एडिटोरियल की, एडिटोरियल में तो नहीं आया ना कोई ऐसा जिक्र, तो इसको काट दो, बी ऑप्शन इसलिए कट जाएगा। यहाँ खेलता है आपसे ये एग्जामिनर। डेवलपिंग कंट्रीज डोमिनेट करती हैं क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस को, अब ऐसा कुछ नहीं आया। प्लास्टिक पोल्यूशन इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ ग्लोबल प्रॉब्लम, अरे भाई साहब ग्लोबल प्रॉब्लम, ये तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। कौन सा ऑप्शन बचा? ये ऑप्शन है कि भाई एनवायरमेंटल ट्रीटीज एक समय पर इजी थी एनफोर्स करना, बट अभी तो भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है, काफ़ी विरोध इनका होता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा, आइडेंटिफाई करना है आपको एरर को। चलिए भाई, इंडिया जनरेट अराउंड 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बट रिसाइकल्स ओनली अबाउट 30%। पढ़ो भाई, बताया मैंने ग्रामर में जब भी आप एरर को फाइंड करेंगे एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर एरर मिलेगा वहीं पर उसको स्पॉट करेंगे।
इंडिया जनरेट अराउंड 30.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया जनरेट, इंडिया है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेगा सिंगुलर वर्ब, तो जनरेट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जनरेट्स। ए ऑप्शन करेक्ट, जनरेट को जनरेट्स कर दीजिए। उसके अलावा रिसाइकल्स तो ठीक है, यहाँ पर रिसाइकलिंग क्यों करेंगे, टन्स को टन नहीं करना, तो ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चूज करना है आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब, मतलब फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। मोर एविडेंस डैश पाइल्ड अप, मोर एविडेंस डैश पाइल्ड अप दैट प्लास्टिक इज मेकिंग इट्स वेट इनटू फूड सिस्टम। एविडेंस सिंगुलर है, हैव तो आएगा नहीं, हैविंग के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए, हैड बीन है नहीं, तो ए ऑप्शन बचता है। मोर एविडेंस हैज पाइल्ड अप दैट प्लास्टिक is making its way into food systems. Spotting the error again, the world produces more than 430 MT of plastic annually, 2/3 of which are short-lived products that soon become a waste. वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है मोर देन 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली, यहाँ तक तो ठीक है। वर्ल्ड सिंगुलर है, इसके लिए प्रोड्यूसेस आया, मोर देन 430 MT ऑफ प्लास्टिक एनुअली, यहाँ तक तो ठीक है। 2/3 ऑफ विच आर शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स, 2/3 ऑफ विच आर इज आएगा नहीं, इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बात प्रोडक्ट्स की हो रही है, तो इसके जो 2/3 प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं, यहाँ तक ठीक है। दैट सून बिकम अ वेस्ट, ये तो यार ठीक है, इसमें क्या एरर है, दैट सून बिकम ए वेस्ट जो आ रहा है ना ये, इसके लिए ए मत लगाओ, यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। वेस्ट को जनरल टर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ए गलत है। कहाँ पर है, द बर्ड प्रोड्यूसेस, ये तो ठीक है। 430 मिलियन, ये भी ठीक है। ए वेस्ट को केवल वेस्ट करेंगे, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ऑलराइट, चलिए भाई क्लोज टेस्ट पढ़िएगा। आज का क्लोज टेस्ट आपको हिलाने वाला है भाई, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी तक आपने क्लोज टेस्ट देखा होगा सिंगल वर्ड उसमें हम फिल करते थे, आ जाएंगे 3-4 वर्ड एक साथ, ठीक है। ये देखो 5-6 वर्ड्स, तो ये आपको फिल करना है। इजी है, इतना बड़ा दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलिए आप इसको मैं ही पढ़ता हूँ आज, आप कुछ मत करिएगा, बस सुनिएगा, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल क्राइसिस। प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। अकॉर्डिंग टू UNEP, उसके अनुसार द वर्ल्ड प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड 430 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एनुअली, पूरे साल में इतना वो प्रोड्यूस करता है। मच ऑफ विच इज शॉर्ट लिव्ड, जो कि बहुत छोटे समय के लिए चलता है। नियरली हाफ ऑफ ऑल वेस्ट इज लैंडफिल्ड व्हाइल अ सिग्निफिकेंट पोर्शन बिकम्स लिटर। बहुत सारा तो लैंड के अंदर दब जाता है, लेकिन उसका कुछ एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो बन जाता है लिटर, यानी कि कूड़ा बन जाता है। डेस्पाइट बैन्स ऑन सम सिंगल यूज आइटम्स, कुछ सिंगल यूज आइटम्स पर हमने बैन लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी डेस्पाइट सच मेजर्स हैव हैड लिमिटेड इफेक्ट बिकॉज, क्यों उनका लिटिल इफेक्ट है बताइए। रिसाइकलिंग रेट्स रिमेन लो, सिटीजन प्रीफर ऑल्टरनेटिव्स। देखो अगर बैन लगाया हमने सिंगल यूज आइटम्स पर, बताया था ना उसमें चम्मच, कप, स्ट्रो, इन पर बैन लगाया था, उसमें हमने बैन लगाया सिंगल यूज आइटम्स पर, लेकिन ऐसे जो मेजर्स हैं वो उसका लिमिटेड इफेक्ट क्यों रहा होगा। सिटीजन ने प्रीफर करा ऑल्टरनेटिव, तो फिर उसका लिटिल इफेक्ट कैसे। अगर सिटीजन्स ने यूज़ कर दिया ऑल्टरनेटिव चीज़ों को, तो फिर तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन कटेगा। इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई मेटल पैकेजिंग, अच्छा इंडस्ट्रीज ने मेटल पैकेजिंग शुरू कर दी, पन्नी की जगह लोगों वहाँ पर और चांदी और तांबे के उसमें पैक कर हो रहा है क्या, ये ऑप्शन भी कट गया। ग्लोबल ट्रीटीज आर ऑलरेडी इन प्लेस, ग्लोबल ट्रीटी ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्लोबल ट्रीटी से कुछ नहीं होता, वो केवल कागजी दिखावे होते हैं, उससे रियल इफेक्ट नहीं आता, तो ये ऑप्शन वैसे कट जाएगा। रीज़न क्या है, सारे बैन लगा दिए हमने सिंगल यूज़ आइटम्स पर, लेकिन इन मेजर्स के बहुत लिटिल इफेक्ट आए, क्यों, क्योंकि रिसाइकलिंग रेट वैसी की वैसी बनी रही, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम माइक्रोप्लास्टिक्स आर एंटरिंग ह्यूमन एंड मेरीन फूड सिस्टम्स क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड्स, और उसी समय पर माइक्रोप्लास्टिक्स, जो माइक्रो मतलब छोटी छोटी जो प्लास्टिक्स हैं, आर एंटरिंग ह्यूमन एंड मेरीन फूड, ये इंसानों के और मेरीन यानी कि समुद्र के फूड के सिस्टम में जा रही हैं, क्रिएट कर रही हैं लॉन्ग टर्म हेल्थ हजार्ड, बहुत खतरे हैं हेल्थ को, वो चीज़ क्रिएट कर रही हैं। मैनी नेशंस आर्ग्यू करते हैं दैट इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन रिसाइकलिंग, केवल रिसाइकलिंग पर फोकस करने के बजाय रियल सॉल्यूशन लाइज इन, असली सॉल्यूशन कहाँ छिपा हुआ। देखो सब जगह जा रहा है प्लास्टिक, इंसानों के और समुद्र के फूड में जा रहा है। बहुत सारे नेशन क्या आर्ग्यू करते हैं कि भाई रिसाइकिल से खाली काम नहीं चलेगा, असली जो सॉल्यूशन है ना वो लाइज कहाँ पर छिपा है। बैन करने में इंपोर्ट को आपने बैन कर दिया, उससे क्या प्लास्टिक कम हो जाएगा, नहीं होगा।
कटिंग प्रोडक्शन एट सोर्स, ये हो सकता है। इम्प्रूव करना लैंडफिल मैनेजमेंट को, आपका जो लैंडफिल मैनेजमेंट है उसको आप अगर सही कर दोगे तो प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो तो फिर भी चाहे ज़मीन के अंदर दबा है लेकिन है तो वो तो एक रियल सोल्यूशन नहीं हो सकता। प्रमोट करना बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को, बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है जो गल जाती है उसको प्रमोट करना, ये रियल सोल्यूशन नहीं। असली सोल्यूशन जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोडक्शन है ना इसी को सोर्स पे काट दो, मतलब प्रोडक्शन ही काट दो उसका। जब प्रोडक्शन ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो मतलब वो वाली बात हो गई कि किसी चीज़ को बिल्कुल उसकी सोर्स पर काट दो, उसका प्रोडक्शन ही रोक दो, तो असली सोल्यूशन वहाँ छिपा है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। हाउएवर अदर्स फियर दैट सच स्टेप्स आर वील्ड ट्रेड बैरियर्स लीडिंग टू डैश इन ट्रीटी नेगोशिएशंस। कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें जो है अदर्स को फियर, मतलब दूसरी कंट्रीज को फियर ये रहता है कि ऐसे जो स्टेप्स है ना वील्ड ट्रेड बैरियर्स, वहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं, लीडिंग टू किस चीज़ से, ट्रीटी नेगोशिएशंस में क्या लग जाएगा, स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन हो जाएगा, इस चीज़ का फियर कैसे होगा, काटो। वाइडर अवेयरनेस अगर फैल जाएगी तो उससे लोग डरेंगे क्यों, काटो। इनोवेशन हो जाएगा टेक्नोलॉजी में, उससे लोग डरेंगे क्यों, एक ही वर्ड से मिल जाएगा सब कुछ। फियर अगर लोग कर रहे हैं तो अगर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो जाएगा उससे तो फियर नहीं करेंगे, काटो। एक ही चीज़ की गड़बड़ बचती है, टैरिफ अनसर्टेनिटी है, बहुत सारे ट्रीटी के अंदर टैरिफ लगाए जा सकते हैं देशों पर, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। PQRS पढ़िएगा इसको, रीअरेंज करना है पार्ट को टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस, सेंटेंस मतलब पूरा पैराग्राफ बनाना है आपको। हाउएवर ट्रस्ट डेफिसिट्स मेक सच अग्रीमेंट्स डिफिकल्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन रिक्वायर्स कलेक्टिव इंटरनेशनल सॉल्यूशंस, विदाउट कोऑपरेशन टॉक्स रिस्क बिकमिंग फ्यूटाइल, कंट्रीज मस्ट हियर ईच अदर विथ एन ओपन माइंड। चलिए भाई, विदाउट कोऑपरेशन, बिना कोऑपरेशन के टॉक्स रिस्क बिकमिंग फ्यूटाइल, कौन सी टॉक्स की बात चल रही है, कहीं ना कहीं टॉक्स की बात हो गई होगी, तो फिर आर ऑप्शन तो कट जाएगा, है भी नहीं। एस ऑप्शन देखिएगा, कंट्रीज मस्ट हियर ईच अदर विद एन ओपन माइंड, कंट्रीज को एक दूसरे को सुनना चाहिए ओपन माइंड से, किस बारे में सुनना चाहिए ये समझ में नहीं आया, एस ऑप्शन भी कट जाएगा। उसके बाद बचता क्यू और पी। अच्छा, पी ऑप्शन हाउएवर से शुरुआत हो रही है, हाउएवर जब भी कहेंगे तो इसका मतलब लेकिन, तो कोई बात कही गई होगी तब उसको काटने के लिए हाउएवर का यूज़ करा गया होगा, उसके अपोजिट में कोई बात करी गई होगी हाउएवर के बाद, तो इससे पहले कोई बात हो चुकी है, पी ऑप्शन भी कटेगा। दो ऑप्शन बचते हैं और दोनों में क्यू से शुरुआत हो रही है, तो इतना तो समझ में आ गया कि शुरुआत होगी क्यू से। प्लास्टिक प्रोडक्शन रिक्वायर्स कलेक्टिव इंटरनेशनल सोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को ज़रूरत है कलेक्टिव इंटरनेशनल सॉल्यूशन की, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गई कि प्लास्टिक पोल्यूशन है और उसको ज़रूरत है कलेक्टिव इंटरनेशनल सॉल्यूशन की। आगे, हाउएवर ट्रस्ट डेफिसिट मेक्स सच एग्रीमेंट्स डिफिकल्ट, कौन से एग्रीमेंट को डिफिकल्ट बनाएगा, ये बात। तो क्यू के बाद एस ऑप्शन ज़्यादा सटीक ना लगकर मुझे पी ज़्यादा ठीक लग रहा है, सॉरी पी ज़्यादा ठीक ना लगकर मुझे एस ज़्यादा ठीक लग रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन रिक्वायर्स कलेक्टिव इंटरनेशनल सॉल्यूशन, एक साथ में मिलकर इंटरनेशनल सॉल्यूशन की ज़रूरत है प्लास्टिक पोल्यूशन को। अब कैसे मिलेगा, कंट्रीज़ को मस्ट हियर ईच अदर विद ओपन माइंड, कंट्रीज़ को एक दूसरे को ओपन माइंड के साथ सुनना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो दूसरी बात एस से समझ में आ गई। फिर हाउएवर, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट्स है, जो लोग आपस में एक दूसरे की ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे से ओपन माइंड से बात नहीं करते, वो करता है मेक सच एग्रीमेंट डिफिकल्ट, इससे जो एग्रीमेंट है ना इस टाइप के, ये डिफिकल्ट बन जाता है। और लास्ट में आप आर ऑप्शन रखोगे, लेकिन विदाउट कोऑपरेशन, बिना कोऑपरेशन के टॉक्स, ये जो बातचीत हो सकती हैं एक दूसरे को ओपन माइंड से सुनना, रिस्क बिकमिंग फ्यूटाइल, ये जो टॉक रिस्क है ना ये कैसा बन रहा है, फ्यूटाइल, ये काफ़ी यूजलेस बन रहा है। तो QSPR इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नीचे आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी और PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। लास्ट पोर्शन बचता है वोकैब प्रैक्टिस विद मिक्स्ड ट्रिकी MCQs, इसको सभी बच्चे ज़रूर किया करें डेली बेसिस पर, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी आपने वोकैब पढ़ी है यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। चलिए भाई करते हैं। एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एंडेड इन अ कंप्लीट डैश विद नो अग्रीमेंट पॉसिबल, एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन चल रहा था, एंड हुआ एक कंप्लीट किस में, विद नो अग्रीमेंट पॉसिबल, जहाँ पर कोई अग्रीमेंट कुछ नहीं हो पाया, कन्वर्जेंस हुई, अकॉर्ड संधि हुई, हार्मनी हुई नहीं, इम्पासे, इम्पासे मतलब बाधा आई, कोई अग्रीमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया, बी ऑप्शन करेक्ट। समन रेस्टेड एज अनयील्डिंग डिस्पाइट रिपीटेड परसुएशन इज बेस्ट गोल्ड, कोई किसी को आप अनयील्डिंग करेंगे, कितना भी आप परसुएट कर लें नहीं मानेगा,
तो जिद्दी है, अड़ियल है। तो सेकंड का ये ऑप्शन स्टबॉर्न करेक्ट हो जाएगा। साइक्लोन फॉर्म हुआ है एक डेस्क्रिप्टिव व्हर्लिंग मैस ऑफ एयर, ऐसे घूम कर पूरा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वोर्टेक्स। सी ऑप्शन थर्ड का आपका करेक्ट हो जाएगा। वोर्टेक्स होता है एक तूफान, ठीक है, बवंडर। मोबाइल फोन्स हैव बिकम सो कॉमन दैट दे आर वर्चुअली डैश इन मॉडर्न लाइफ। मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा कॉमन हो गए कि वो वर्चुअली कहाँ पर, मॉडर्न लाइफ पर क्या रेयर, बहुत कम है? नहीं। उनकी स्केयर्स है, उनकी कमी है? नहीं। एक्सक्लूसिव नहीं, यूबिक्विटस हैं, सब जगह अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द फ्लड कोज डैश डैमेज टू लार्ज टू मेजर। कोई चीज़ बहुत लार्ज है मेजर करने से, ट्राइवल तो मामूली सा है, मैन्यूट तो बहुत छोटा सा, पैटी छोटा, इमेंस, इमेंस। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फ्लड ने एक बहुत इमेंस, बहुत बड़ा डैमेज किया है, जो कि बहुत बड़ा है, उसको मेजर भी नहीं करा जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट। हिज एक्सपेंसेस ग्रेजुअली डैश अंटिल ही वॉज अंडर हैवी डेट। उसके जो एक्सपेंस थे ना, वो क्या होते गए होंगे ग्रेजुअली, कि भाई वो जब तक वो बिल्कुल एक बहुत बड़े कर्जे में नहीं आ गया। एक्सपेंस कम होने से कर्जे में आएगा इंसान, या एक्सपेंस बढ़ने से आएगा? खर्चे बढ़ेंगे तभी तो आदमी कर्जे में आएगा। हैवी डेट में डिमिनिश हो के नहीं हुए, रिड्यूस हो के नहीं, श्रैंक हो के नहीं, बैलून मतलब बढ़ रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट। द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड पेपर, इन वन वर्ड इट वॉज फुल ऑफ डैश। स्ट्रीट, गली जो थी, प्लास्टिक वेस्ट से भरी हुई थी, पेपर से भरी हुई थी। अगर वन वर्ड में कहें तो ये किस चीज़ से भरी हुई थी? क्लीनलीनेस, सफाई से, ऑर्डर से, सैनिटेशन से नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लिटर से भरी हुई थी। लिटर मतलब लिटिल लिटिल पीसेस, कूड़े के, लिटर। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कूड़े को बोलते हैं लिटर। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर रूट इज और बेस इज कॉल्ड। एक वर्ड है, दूसरे रूट से उसको लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको सिनोनियम बोलते हैं। सिनोनियम तो वैसा ही वर्ड होता है, एंटोनियम नहीं होता। प्रोवर्ब तो सेइंग को बोलते हैं। डेरिवेट, एक वर्ड रूट से लिया गया है, बनाया गया है, उसी को बोलते हैं डेरिवेट। बी ऑप्शन करेक्ट है। इंडस्ट्रियल डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रियल क्या? एडमिशन ऑफ कार्बन ऑक्साइड, एमिशन, सबमिशन, परमिशन। एमिशन, ये जो डिस्चार्ज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, एमिशन हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का। आफ्टर हैवी रेन्स द फार्म लैंड टर्न इन टू अ वाटर लॉक्ड डैश। बहुत सारी रेन हुई। रेन होने के बाद फार्म लैंड जो थी, जो किसानों की जो ज़मीनें थी, टर्न इनटू मतलब बदल गई, वाटर लॉक्ड। क्या क्या बन गया होगा भाई? देखो, बारिश पड़ी, मिट्टी थी, तो मिट्टी कहीं ना कहीं चिपचिपी हो गई होगी, दलदल बन गई होगी, तो उसको बोलते हैं स्वैम्प। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। साइंटिस्ट एग्जामिन द सोइल एट अ वेरी फाइन एंड डिटेल लेवल, ऑल्सो कोल्ड। साइंटिस्ट ने एग्जामिन करा सोइल को बहुत फाइन और डिटेल्ड लेवल पर। तो एक फाइन और डिटेल्ड लेवल पर अगर कोई चीज़ एग्जामिन करी गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रैन्युलर, बहुत डिटेल, बहुत बारीकी से उसको एग्जामिन करा। ए ऑप्शन करेक्ट। ट्राइंग टू आर्ग्यू विद समवन हु हैजंट लिसन इज ऑफ फन। किसी को आर्ग्यू कर रहे हो किसी से, हु वॉन्ट लिसन इज ऑफन। आप ऐसे व्यक्ति से आर्ग्यू कर रहे हो जो बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं मानेगा, तो वो चीज़ क्या है? वो तो फ्यूटाइल है, वो तो व्यर्थ है, यूजलेस बात का काम कर रहे हो आप। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एविडेंस सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी डिनाइड और डिस्प्यूटेड इज। ऐसे एविडेंस जिनको डिनाई नहीं करा जा सकता, जिनको डिस्प्यूट नहीं करा जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीज़ इनकंट्रोवर्टिबल, जिस पर कंट्रोवर्सी करी ही नहीं जा सकती, जिस पर क्वेश्चन ही नहीं करा जा सकता। ए ऑप्शन करेक्ट। अ फ्रेज डिस्क्राइबिंग पीस एंड प्रॉस्परस टाइम्स ऑफ द पास्ट। पास्ट में, है ना, पास्ट में, पुराने दिनों में कोई एक बहुत पीसफुल और प्रॉस्परस टाइम था, तो डॉग डेज, हेल्सियन डेज, हाँ हेल्सियन डेज, हल्कन दिन, हल्के दिन, हल्के दिन मतलब अच्छे दिन। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ कमिटी अग्री कंप्लीटली दे स्पीक। अगर सारे मेंबर कमेटी के एक साथ अग्रीमेंट में बोल रहे हैं, तो वो कैसे बोल रहे हैं? हेजिटेशन के साथ बोल रहे हैं, विद वन वॉइस, या विद टू माइंड, दो माइंड से नहीं बोल रहे, कंफ्यूजन। अरे एक साथ अग्री करते हुए बोल रहे हैं ना, तो विद वन वॉइस। बी ऑप्शन करेक्ट है। वैन समवन सडनली ऑल्टर्स दियर ओपिनियन और फीलिंग। जब कोई व्यक्ति अचानक से ऑल्टर कर लेता है, मतलब चेंज कर लेता है ओपिनियन को, अपनी फीलिंग्स को, उसको क्या कहते हैं? चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ प्लान, चेंज ऑफ सीन, चेंज ऑफ प्लेस। ए ऑप्शन करेक्ट, चेंज ऑफ हार्ट। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कोई व्यक्ति अगर अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियन को बदल लेता है, तो उसका हो जाता है हृदय परिवर्तन। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट, अ स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम इज कॉल्ड द। एक स्मॉल विजिबल पार्ट है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा दिखने वाला पार्ट है। टॉप ऑफ द माउंटेन नहीं, टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हाँ, ये जो होता है ना, ये बहुत सारा, बस आपको
इतना दिख रहा है ये वाला, बाकी तो उसके नीचे असली समस्या तो वहाँ है। तो पानी से नीचे नहीं दिख रहा। टिप ऑफ एन आइसबर्ग, एक बर्फ के टुकड़े का बस एक ऊपरी भाग, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम का बहुत छोटा सा हिस्सा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। इफ फाइल्स कीप कलेक्टिंग ऑन योर डेस्क विदाउट बीइंग क्लियर दे विल, आपकी डेस्क में आप जॉब करते हो, वहाँ पर फाइलें जमा होती चली जा रही हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो पाइल अप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पाइल अप का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना। साइंटिस्ट फाइनली मैनेज्ड टू डैश द थिक वॉल ऑफ रेजिस्टेंस, साइंटिस्ट ने फाइनली मैनेज करा है किस चीज़ के लिए, एक थिक वॉल ऑफ रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ने का। ब्रेक इनटू, ब्रेकआउट, ब्रेक थ्रू या फिर ब्रेकअप। तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है किसी बाधा को पार करना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। आफ्टर ईयर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ग्रुप्स बिगेन टू डैश, 20 सालों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बहुत वर्षों से चली आ रही थी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जो दो ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशनशिप थी, बिगेन टू, उससे क्या हो गया, ब्रेकअप होना शुरू होगा। पालअप, ब्रेक इनटू या फिर ब्रेक थ्रू, बताइए कोई। ब्रेकअप होना शुरू हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कई वर्षों से, फिर रिलेशनशिप जो दो ग्रुप्स में था वो कैसा हुआ, वो रिश्ते टूटने शुरू हो गए। ब्रेकअप, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यस्टरडे आई अनएक्सपेक्टेडली डैश एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड एट द मार्केट, कल अनएक्सपेक्टेडली एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड से मार्केट में मैं क्या हुआ होगा, मिला होगा। तो पाइल अप तो इकट्ठा होना। बम्ड इनटू का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाना। बी ऑप्शन करेक्ट है। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मनी को, कॉइन्स को बनाया जाता है। कॉइन्स आर प्रिंट एट मिंट, कॉइन्स आर प्रिंट एट मिंट। बी ऑप्शन करेक्ट। प्रिंट, मिंट, कॉइन्स आर प्रिंट एट मिंट। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट। सडन डेथ ऑफ हिज फादर ब्रॉट हिम लाइफ लॉन्ग सोरो एंड, क्या, सडन डेथ हुई उसके फादर की और फिर लाइफ लॉन्ग सोरो हुआ, दुख हुआ, और क्या पैदा हुआ, वू। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा माइजरी दुख को ही बोलते हैं, वू। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब ये बचता है लास्ट ऑप्शन, नहीं 2 ऑप्शन बचते हैं ना अभी, तो 25 है ना, सॉरी, हाँ 25 है, ठीक है। एक और बता देता हूँ मैं, अब इनमें से मैं डिसाइड करूँगा कि आपको कौन सा देना है, ठीक है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डैश इकोनॉमिक ग्रोथ बाई इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स, आज डिफिकल्ट दूंगा, इन दोनों में से जो होगा आप बता के दिखाना इसको। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है क्या करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिफॉर्म ला रही है। तो रिफॉर्म जब लाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करने के लिए लाएगी, एक्सेलरेट करने के लिए, हल्ट करने के लिए, डिले करने के लिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। 25वां क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसिस ट्राइब्स, हाँ ये वाला बताऊंगा आपको। 24 का मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ को रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ला रही है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कब लाएगी, जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाह रही होगी, तो मतलब एक्सेलरेट। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। 25 का आंसर देंगे आप लोग, 25 का आंसर आप देंगे डिफरेंट रेसेस की, ट्राइब्स की, कल्चर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एथनोलॉजी या फिर थियोलॉजी। इसका आंसर कमेंट में देंगे, ABCD नहीं देंगे, पूरा वर्ड लिखेंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, लिखेंगे क्वेश्चन 5, आंसर लिखेंगे वर्ड, ठीक है। और आज थे क्वेश्चन 10 और फिर थे भाई साहब कितना, 25। आज क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे क्योंकि क्लोज टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, तो 6+ भी अगर ला रहे हो अच्छा स्कोर है। और इन 25 में से वो गैप भी अच्छी खासी थी, अगर यहाँ पर आपके 18+ आ रहे हैं तो भी अच्छा स्कोर है। तो कुल मिलाकर 34 में से अगर आपके 24+ मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट बेटा, चलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।